रिसेंट कंट्रोवर्सी क्रिकेट में क्या हुआ? टेल मी 3 रीजंस कि व्हाई बीपीएससी शुड सेलेक्ट यू। व्हाई? आधुनिक भारत के 2 चैलेंजेस के बारे में बताइए। तो सिखों के 10वें गुरु तक ही क्यों रुक गए, 11वें क्यों नहीं हुए? पश्चिमीकरण और आधुनिकरण में कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे? मैं क्या सर ऐसे जाना हमेशा, ठीक है सर, इधर से नहीं जाना। थैंक यू सर बताने के लिए। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सर। So Abhishek, जी सर। you have done your graduation in history. जी सर। Okay. After graduation, you have done what? सर मैं एक निजी संस्थान में पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, हिंदी मीडियम से हो? जी जी सर। अच्छा, हिंदी मीडियम से हो, ठीक है। जी ठीक सर। है। तो आप लिखो इम्प्लाई इन ए फैक्ट्री। पिताजी का व्यवसाय लिखा है। पिताजी का व्यवसाय। हाँ। आप कहाँ निजी संस्थान में पढ़ाते हो? मैं अपने गांव में ही पढ़ाता हूँ सर। कहाँ से कहाँ है आपका? मेरा पटना जिला में एक गाँव है, मर्ची गाँव। मर्चा मर्ची? हाँ मर्चा मर्ची सर। अच्छा, तो कौन सा स्कूल है वो? स्कूल में कोचिंग है सर, ज्ञान ज्योति कोचिंग सेंटर। अच्छा अच्छा, ओके। ये बताओ कि व्हाट इज द यूज ऑफ कोचिंग? दिस इज ये क्या है ये? यानी ये अभिशाप है कि वरदान है? सर कोचिंग व्हाई कोचिंग? सर कोचिंग मेनली जो होता है किसी भी क्षेत्र में, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अगर कहें तो ट्रेनिंग करने का काम होता है, मतलब उस बच्चों को शिक्षा देने का कार्य होता है। या मुख्यतः इसमें सर क्या होता है, कोचिंग टारगेट बेसिस पढ़ाई करवाया जाता है। जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है जैसे स्कूल कॉलेज में, उस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती है और टारगेट बेसिस पढ़ाई होती है। और एक रिपोर्ट के अनुसार सर मैंने पढ़ा है कि बिहार के लगभग 90% जो बच्चे हैं ट्यूशन और कोचिंग पर ही निर्भर है। तो इसका रोल सर, नहीं, सपोज स्कूल अच्छे होते हैं, जी सर, फर्स्ट क्लास होते हैं, तब कोचिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता? सर अगर स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलती तो शायद मुझे नहीं लगता था कि कोचिंग की कोई ज़रूरत होती। जैसा कि अभी चीन एक देश है, वहाँ पे जो स्कूलिंग सिस्टम है बहुत बेहतर है और वहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि नाम मात्र का ही कोचिंग संस्थान होते हैं। नाम मात्र कोचिंग संस्थान क्यों है जब शिक्षा इतनी अच्छी है? तो मतलब नाम मात्र मतलब कम ही मात्रा में है, जैसे यहाँ पे जो भरमार लगा हुआ कोचिंग का उस प्रकार से नहीं है सर। बट क्या जो स्कूल और कोचिंग दोनों क्या एक ही काम करता है कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर देगा? एक दूसरे के पूरक हैं सर। पूरक होना अलग बात है, बट अगर स्कूल अच्छे हो जाएंगे तो कोचिंग बंद हो जाएंगे? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सर। क्यों? अगर कोई चाहता है कि मेरा पढ़ाई और बेहतर ढंग से हो सके, मेरे कहने का मतलब मेरा सर ये है कि अगर बच्चे चाहते हैं और भी एक्स्ट्रा पढ़ाई पढ़ने के लिए तो इज इट पढ़ाई समथिंग एल्स? पढ़ाई के अलावा सर, हाँ, कोचिंग का यूजफुलनेस क्या है? कोचिंग मूलतः सर किसी भी क्षेत्र में किसी को ट्रेनिंग करता है, कोच करता है, जैसे क्रिकेट में भी हो गया सर। दैट इज गुड। इट मीन्स कि कोचिंग डज समथिंग ओवर एंड एबव। अच्छा, मैं जो स्कूल करता है उसके ऊपर कुछ कोचिंग करता है क्या? डू यू एग्री? आप मानते हैं? वर्तमान स्थिति को देखते हैं सर, सिर्फ मैं तो सिर्फ यही पाता हूँ सर कि कोचिंग जो है टारगेट बेसिस, अगर शिक्षा क्षेत्र में मैं बात करूँ सर, जहाँ से मैं जुड़ा हुआ हूँ, सिर्फ टारगेट बेसिस पढ़ाई करवाता है और एक बेहतर रिजल्ट लाने की प्रयास। कोचिंग का काम ही है वर्ल्ड ओवर। कोचिंग का काम, स्कूल का काम और कोचिंग के काम में अंतर ये है कि स्कूल ओवरऑल एजुकेशन, स्कूल या कॉलेज ओवरऑल एजुकेशन करता है। कोचिंग आपको एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, मे बी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मे बी क्रिकेट जैसे आपने बताया, मे बी कुकिंग, मे बी ABC के लिए आपको टारगेटेड फोकस्ड प्रिपेयर करवाता है। जी सर। ठीक है। सो यू आर टीचिंग इन ए कोचिंग इंस्टीट्यूट। व्हाट डू यू टीच? मैथ सर, मैथ और हिस्ट्री। अच्छा, मैथ में एक वैदिक मैथमेटिक्स है। जी सर। हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल मैथमेटिक्स? सर इसके बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं, लेकिन थोड़ा सा मुझे पता है सर। वैदिक मैथमेटिक्स में जो कैलकुलेशन का जो प्रोसेस होता है ना,
अभी के जो मैथ है उससे बेहतर होता है और उसमें समझने में आसानी होती है कैलकुलेशन। तो हैव यू ट्राइड दिस? हाँ, नो सर। देन अभिषेक, टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मैं अपने बारे में सर नाम लेकर बताऊं? मतलब ये नहीं पूछने का अधिकार आपको नहीं है। सॉरी सर, माफ़ी चाहता हूँ सर। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं बिहार के पटना जिला से संबंधित रखता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2017 में श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज पटना सिटी से किया है और मेरा वैकल्पिक विषय इतिहास है और ग्रेजुएशन भी मैंने इतिहास से किया और मेरा हॉबी सर क्रिकेट खेलना है। हाल में रिसेंट कंट्रोवर्सी क्रिकेट में क्या हुआ है? रिसर्च कंट्रोवर्सी यही है सर कि बांग्लादेश के जो क्रिकेटर हैं वो बांग्लादेश और बीसीसीआई जो बोर्ड है उसके बीच में कंट्रोवर्सी हुआ है सर। बांग्लादेश से क्रिकेटर कह रहे हैं कि मैं जो आने वाला जो T20 वर्ल्ड कप है वो भारत में नहीं खेलूंगा। अपनी सुरक्षा दृष्टि को लेकर वो ऐसा बात कहते हैं। और क्या हुआ उसके पहले क्या हुआ? मूल बात तो सर यही है कि अभी वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच में जो तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई उस चीज़ को लेकर ये चीज़ हुई है सर। नहीं, क्रिकेट में क्या हुआ? हाउ इट स्टार्टेड ऑल? स्टार्ट कैसे हुआ ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच नहीं, क्रिकेट वाला कंट्रोवर्सी सर इसके बारे में जानकारी नहीं है सर। वही बोला तो था कि एक खिलाड़ी था समी, एक प्लेयर था ना समी। जी सर। मुस्तफिकीर रहमान। रहमान। हाँ हाँ रहमान, ठीक है जी सर। तो रहमान के ड्रॉप करने के बाद ये सब जी सर गुड। लेकिन एक ही है, मैं फीडबैक में बताएंगे हम लोग बाद में बताएंगे, ठीक है? तो ये टेल मी 3 रीजंस कि व्हाई बीपीएससी शुड सिलेक्ट यू। जी सर। सर मैं अपने पिछले जो कार्य हैं उनके अनुभव के आधार पर बताना चाहूँगा कि बीपीएससी मुझे क्यों चुनना पसंद करेगी। सर पहला चीज़ तो ये है कि मैं कोचिंग संस्थान में भी जो पढ़ा रहा हूँ, साथ में वहाँ जितने भी फंक्शन होते, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते, उससे मुझे नेतृत्व करने का मौका मिलता है। तो अभी तक जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं उसमें मैंने प्रयास किया कि बेहतर प्रदर्शन दे सकूँ और अच्छे से प्रोग्राम भी करवाया सर। तो एक लीडरशिप का जो गुण होता है वो मुझ में। साथ ही सर जिस संस्थान में मैं पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चे हैं और जो बच्चे के जो गार्जियन हैं उनके साथ मेरा कम्युनिकेशन बेहतर है। उनकी समस्याओं को ढंग से सुन पाता हूँ, उनकी समस्याओं को हल करने का हमेशा प्रयास करता हूँ सर। तो दूसरा सर मेरे पे तो कम्युनिकेशन स्किल हो गया जो एक संवाद के लिए ज़रूरी है, प्रशासन में आने के लिए ज़रूरी है सर। और सर तीसरा सर मैं अभी नहीं सोच पा रहा हूँ सर। थैंक यू। इतिहास विषय में आपको कौन सा काल सबसे ज़्यादा पसंद है? आधुनिक काल में, भारत का आधुनिक काल। भारत के आधुनिक काल में आपको क्या शिफ्ट नज़र आता है फ्रॉम द मेडिवल पीरियड? एक तो मैम वहाँ पे मेडिवल में हमने ये देखा है कि जो समाज था बहुत संकीर्ण हो चुका था। सती प्रथा, ठगी प्रथा जैसे व्यवस्था को प्रथाएँ थी। इसी चीज़ को राजा राम मोहन राय द्वारा आधुनिक भारत में ख़त्म किया गया था। तो एक सामाजिक तौर पर परिवर्तन देखने को मिला। दूसरी बात जो शिक्षा का स्तर था वो बहुत निम्न था। धीरे हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री में भी उतना शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ा, फिर भी एक मध्यम वर्ग और जागरूक वर्ग हुए और राष्ट्रवाद जैसी भावना उत्पन्न हुई भारत के क्षेत्र में, जो मध्यकाल में शायद सीमित हो चुकी थी और इसी वजह रही थी कि भारत को राष्ट्रवाद की वजह से आज़ादी मिलने में सफलता प्राप्त हुई। आधुनिक भारत के 2 चैलेंजेस के बारे में बताइए। आधुनिक 2 चुनौतियाँ। जी मैं क्वेश्चन को मैं समझ नहीं पा रहा, अगर आप कोई हिंट्स देना चाहेंगे। भारत अभी विश्व गुरु वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाना चाहता है, तो उस पहचान को बनाने के रास्ते में उसे जो 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है वो क्या है? जी कोई भी 2 बताइए। पहले तो मैम ये है कि भारत जो विश्व गुरु बनने के लिए है, एक तो टेक्नोलॉजी भारत में अन्य जो विकसित राष्ट्र है उसकी तुलना में थोड़ी अपेक्षाकृत कम है। इस क्षेत्र में भारत को आगे बढ़नी चाहिए। दूसरी मैडम कि हम लोग जो इतनी बड़ी आबादी वाले देश है, यहाँ जो जनसांख्यिकीय लाभांश होनी चाहिए थी, माने जनसंख्या का जो लाभ मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए था, जिससे हम लोग विश्व गुरु की ओर या 2047 तक विकसित भारत पर बढ़ने में अग्रसर हो सकते थे।
भारत का जो वेस्ट एशिया का नीति है अभी जी मैम। एट प्रेजेंट, क्या आपको उसमें कुछ बदलाव लग रहा है 2014 के पहले जो नीति थी और अब जो है, आप उसमें क्या बदलाव देखते हैं? जी मैम, अभी वर्तमान समय में जो नीतियाँ आई है वेस्ट एशिया की तरफ, वो मुख्यतः यही फोकस किया जा रहा है कि वेस्ट एशिया के जितने भी देश हैं लगभग उसे घनिष्ठ संबंध बनाए जा सके, उनके साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा दिया सके, साथ ही मुक्त व्यापार जैसी चीज़ों पर समझौता किया जा सके, ताकि और साथ ही साथ वो जो क्षेत्र है जैसे अफगानिस्तान हो गया या कजाकिस्तान, इन सब क्षेत्रों से सांस्कृतिक जुड़ाव को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जो शायद पहले इस चीज़ में थोड़ी कमियां दिखती थी। ओके। आपके पापा अभिषेक जी एक एम्प्लॉय हैं जी सर। फैक्ट्री में, जी तो बीइंग अ एम्प्लॉय उनको क्या चैलेंजेस वहाँ फेस करना पड़ता है? जी सर, सबसे पहले तो कार्यस्थल पर जो सुरक्षा मिलनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिल पाता है, और वर्तमान दृष्टि से जिस प्रकार से महंगाई दर है उस अनुसार से, चूँकि ये प्राइवेट सेक्टर है, उस अनुसार से उनको एक उचित वेतन को जो अपेक्षा होती है वो शायद नहीं मिल पा रही है। ओके, अभी आपने कोड ऑन वेजेस के बारे में सुना है? किसके बारे में सर? कोड ऑन वेजेस, 4 कोड्स भारत सरकार जी ने सर, लाया है। जी सर सुने हैं, लेकिन इस पर अध्ययन ढंग से नहीं कर पाए सर। तो नहीं, क्योंकि आपने बोला कि जो वेजेस मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो नेशनल फ्लोर वेज के बारे में आपने सुना है? क्या है वो कॉन्सेप्ट, भारत सरकार ने क्या लाया है? सॉरी सर। ओके ओके, एक बात बताइए, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, यस। सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी। ओके, कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। आपने कॉलेज अपना कहाँ से किया? श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज। तो श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेजेस, गुरु गोविंद सिंह का सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बताइए। जी सर, ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे। इनका जो जन्म हुआ था पटना साहिब में हुआ था, और इन्होंने पूरे एक खालसा पंथ की स्थापना किए थे, और साथ ही में जो सिख धर्म थे उसको एकजुट करने का प्रयास किए थे, और पंचकार इन्होंने दिया था, जिसमें क कार था, जिसमें कंघा था, केश था, कक्षा था, कृपान था, और एक साथ से मैं भूल रहा हूँ अभी, ये इस प्रकार से करके सिखों को संगठित करने का प्रयास किए थे। साथ में उस समय जो मुगल जो बादशाह थे, सत्ता थे, उनको उन्होंने चुनौतियाँ दी, और यही सर इनका। तो सिखों के 10वें गुरु तक ही क्यों रुक गए, 11वें क्यों नहीं हुए? उनके बाद सर उन्होंने जो गुरु ग्रंथ था उन्हीं को गुरु के तौर पर स्थापित करने का प्रयास किया। ओके, आपने अभी मैम ने आपसे आधुनिक भारत के कुछ चैलेंजेस पूछा था, क्या आप ये बता सकते हैं कि आधुनिकरण जो भारत में हुआ वो इंग्लैंड के आधुनिकरण से कैसे अंतर था, उसमें क्या डिफरेंसेस थे? सर, भारत में जो आधुनिकरण हुआ था उसमें मूलतः सर पश्चिमीकरण का भाव दिखाई देता है। हम लोग ने जो पश्चिम के जो क्षेत्र, जो गुण थे, भाव थे, उसको अंधाधुनीकरण किया। उसमें तर्क वैज्ञानिक दृष्टिकोण की थोड़ी कमियां दिखाई दी सर। तो हम लोग आधुनिकरण से का गुण कम और पश्चिमीकरण का गुण ज़्यादा मतलब एक्सेप्ट किए सर। तो पश्चिमीकरण और आधुनिकरण में कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे? पश्चिमीकरण सर ये होता है कि जो पश्चिम के देश हैं उनका तर्क विज्ञान को हम लोग बिना सोचे समझे अपने एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसको हम लोग अंधाधुनीकरण कहते हैं, मतलब आंख मूंद कर एक्सेप्ट कर लेना होता है। और वही सर आधुनिकरण होता है, उनके ज्ञान विज्ञान तर्क को एक्सेप्ट तो करते हैं, लेकिन उसको अपने विवेक के तौर पर कैसे यूज करना है, नहीं करना, इसके आधार पर करते हैं, उसको हम लोग आधुनिकरण के तौर पर देखते हैं सर। ओके, मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन एज ए डीएसपी हो जाता है, पटना में ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा इश्यूज है। जी सर। पहला 3 स्टेप्स आप क्या लेंगे बीइंग द पटना सिटी ट्रैफिक डीएसपी? जी सर, सबसे पहले बात तो यह है कि पटना में जो मूल कारण है ट्रैफिक को लेकर, एक तो सर यह है कि अतिक्रमण है, तो अतिक्रमण के लिए कार्य किया जाएगा सर। दूसरा है सर कि पटना में जो ट्रैफिक का मूल दूसरा कारण ये देखा जाता है कि लोगों को यहाँ पर ट्रैफिक सेंस की थोड़ी कमियाँ दिखाई देती है। ओवरटेकिंग बहुत ज़्यादा होता है, जैसे बाइक वगैरह हो गया या टोटो हवा जिसे हम लोग कहते हैं, वो लोग ओवरटेकिंग करके जाम की समस्या ज़्यादा खड़ा करते हैं। तो एक तो सर जागरूकता फैलाने की, दूसरी सर अभी जो वर्तमान में बिहार सरकार जितनी भी योजनाएं चला रही है, जैसे अभी हाल में ही आज सुबह का सर मैंने न्यूज पढ़ा तो ड्रोन नीति लाई है, ड्रोन तकनीक, जिसके माध्यम से निगरानी रखा जाएगा यातायात साधनों पर, और कोई भी इस प्रकार के अगर कार्य करते हैं तो ड्रोन तकनीक के माध्यम से, या जो पटना के सड़कों पर कैमरा लगे हुए हैं उनके माध्यम से उसको चलान करके उसको सुधार करने का प्रयास किया जाएगा सर। इंडियन गवर्नमेंट की क्या है ड्रोन के ऊपर नीति? इंडियन गवर्नमेंट की सर एक इसका तो सर एक तो सेना में ज़्यादा उपयोग है,
कि इसकी जो मैं पॉलिसी के नीति- बारे में नीति। पूछ रहा हूँ, नीति नीति के बारे में पूछ रहा हूँ। ड्रोन नीति। हाँ, मैं यूज के बारे में नहीं और पूछ रहा हूँ। सॉरी सर, एक तो सर है इसका पॉलिसी का एक मूल उद्देश्य है कि ड्रोन के उत्पादन को बढ़ाना है और उसके साथ उसके निगरानी ड्रोन के माध्यम से जो सीमा सुरक्षा है उस पर निगरानी तंत्र को बढ़ावा देना है। और सर फिलहाल मैं यही सोच पा रहा हूँ। Okay. You have done very well. थैंक यू। हाँ, ऑल द बेस्ट तुम्हारा होगा, ये जान के जाओ, ये सोच कर जाओ। नंबर 1। नंबर 2, more or less your approach is good, your communication skill is good. ये ध्यान देना है कि नॉलेज से ज़्यादा आपका पर्सनालिटी देखा जाएगा कि पॉजिटिव्स क्या क्या पर्सनालिटी में है। जी सर। राइट? जी सर। आप पॉजिटिव हैं कि नहीं? आप काम, कई बार आपको प्रोवोकिंग क्वेश्चंस पूछेंगे, जी सर। प्रोवोक करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, कुछ उठपटांग बात कर देंगे। जी सर। ये इसलिए किया जाता है कि आप काम प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं, आप काम हैं कि नहीं, आप कंपोज्ड हैं कि नहीं, और आप विपरीत से विपरीत सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि आप यहाँ कोई साइंटिस्ट बनने नहीं जा रहे हैं। जी सर। ठीक है, कोई प्रोफेसर बनने नहीं जा रहे हैं। आप हमारे जो सिस्टम है उसको मैनेज करने जा रहे हैं। तो उसमें विपरीत परिस्थिति वो होता है कि कभी क्राउड हो जाएगा, कभी क्राइम हो जाएगा, कभी प्रेशर आ जाएगा, कभी इंटरफेरेंस होगा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा। तो आप सारे सिचुएशन को हैंडल कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसमें ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी, डिसीजन मेकिंग, ये सब का बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो ये सब चीज़ को जो है तो आप में है वो चीज़, उसी चीज़ को शार्पन करना है और ब्रशअप करना है और इसको और इम्प्रूव करना है। जी सर। आपका कब है इंटरव्यू? 29 तारीख पर सर। फिर भी यू हैव ऑलमोस्ट 10 days टाइम। जी सर। तो आप कई इंटरव्यू मॉक भी कीजिए, यहाँ भी आइए, 3-4 बार मिलिए। अपने घर पर टीचर के साथ मॉक कीजिए, जी सर। अपने फ्रेंड के साथ मॉक कीजिए, स्टूडेंट के साथ मॉक कीजिए। जी सर। ठीक है, यू प्रैक्टिस द मॉक। आपको एक बेनिफिट क्या है, चूँकि आप टीचिंग में हैं तो यू रोज मॉक कर रहे हैं आप एक तरह से। जी सर। बट देखिए, जो चीज़ कर रहे हैं कि ऐसा दिखना चाहिए, अच्छा हो कि होना चाहिए, अच्छा हो कि आप वैसे ही हों, उसी एस्पेक्ट को आप डेवलप कीजिए अपने। आप एक गरीब आदमी से बात कर रहे हैं, एक कमजोर आदमी से बात कर रहे हैं, एक महिला से बात कर रहे हैं, तो आप में क्या होना चाहिए? एक संवेदनशीलता होनी चाहिए। जी सर। विनम्रता क्या? होनी चाहिए कि विनम्रता होना चाहिए, एक संवेदनशीलता होनी चाहिए, इम्पैथी होना चाहिए। जी सर। ये इम्पैथी होना एक एडमिनिस्ट्रेटर का सबसे बड़ा गुण है। जी सर। ठीक है, बाकी चीज़ हो जाता है, 90% ऑफ लोगों में इम्पैथी नहीं होता है। जी सर। देखो, आप पुलिस कांस्टेबल कौन बनता है? एक मध्यम वर्ग के घर का बनता है, या जो हाँ नीचे जिनकी- लोअर मिडिल क्लास के लोगों का घर का आदमी बनता है कांस्टेबल। लेकिन जैसे कांस्टेबल बनता है तो सबसे पहले डंडा कहाँ चलाता है? खुमचा वाले पर, ठेला वाले पर, जी सर। रिक्शा वाले पर। वो मर्सिडीज पर नहीं डंडा चला पाता है। अब देखो क्या डुअलिटी है, कंट्रास्ट है कि जो उसी मध्य ग्रुप से आया है उसी ग्रुप को उस तरह शुरू कर देता है डे वन से। तो दिस इज नॉट इम्पैथी, यू डू नॉट हैव इम्पैथी। तो यू आर नॉट ए गुड पर्सन, यू कैन नॉट बिकम ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। जी सर। तो इस एस्पेक्ट को चमकाना है। ठीक है, जितना अच्छा चमका सकते हो। नॉलेज को थोड़ा ब्रशअप करो। जैसे एक क्वेश्चन अभी आपको पूछे फैक्ट्री के बारे में, जी सर। तो चूंकि आपने लिखा है फैक्ट्री, तो फैक्ट्री की परिभाषा क्या है? फैक्ट्री में कौन कौन से लॉ लगते हैं? जी सर। अगर पिताजी जॉब में हैं तो ईपीएफ क्या है, ईएसआई क्या है, जी सर। ये सब पूछा जा सकता है। जी सर। जैसे लेबर लॉ पूछा उन्होंने, पहला पुराना लेबर लॉ और नया लेबर लॉ में क्या अंतर्द्वंद है, या क्या व्हाट इज डिफरेंस? जी सर। जो आप लिखे हो या जो आप बोलोगे जी सर। उसी से क्वेश्चन निकलेगा। आप जो लिखोगे और जो आप बोलोगे, एक शब्द बोलोगे उससे 3 क्वेश्चन निकलेगा। तो आप अगर बहुत समझदार हो, वाइज हो, प्रूडेंट हो,
तो आप क्वेश्चन ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे जिससे कि इंटरव्यू को अपने दिशा में खींच कर जा सको। और अगर केयरफुल नहीं हो तो ऐसे शब्द बोल दोगे जिससे कि इंटरव्यू दूसरी दिशा में चला जाएगा, आपके कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। इस पर नजर रखना है। आपने अच्छा किया है, लेकिन कुछ मेरा ऑब्जर्वेशन है, जैसे कुछ सवालों में आप पहले सुनिए कि वो पूछ क्या रहे हैं। जैसे वन ऑफ द क्वेश्चन जो सर ने पूछा, डिफरेंस बिटवीन आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण में क्या अंतर है। तो क्या अंतर है, आप अंतर बताइए। उसके लिए तो आपको आधुनिकीकरण पता होना चाहिए कि उसको क्या कहते हैं। और इससे संबंधित आप क्योंकि इतिहास के छात्र हैं तो आपको मेंशन करना चाहिए था हिंद स्वराज का, जो कि गांधी ने लिखा है, विच इज़ अ great critique of in fact industrialization। तो लेवल आंसर्स का बढ़ाने के लिए इस तरह के एग्जांपल्स अगर आप देंगे तो दैट विल फेच मोर मार्क्स। और दूसरा है कि आपको करंट अफेयर्स का भी नॉलेज बहुत होना चाहिए, क्योंकि उससे सवाल आएंगे आपको। और बिहार स्पेसिफिक जो कानून है, बिहार गवर्नमेंट जो नई नीतियाँ लेकर आ रही हैं, उससे भी आपको अवगत होना चाहिए। और जैसा सर ने अभी बहुत अच्छा कहा कि वेज लॉज, क्योंकि आपने लिखा है तो उससे संबंधित भी पूछेंगे। एंड जो 3 काल है, उस काल के जो फीचर्स हैं वो आपको जवानी याद होने चाहिए, क्योंकि ये 3 पीरियड से आपको, इतिहास के छात्र हैं तो आपको पूछेगा ही सवाल इससे। तो ये अदरवाइज आपका अच्छा था। जैसे आपने बोलते बोलते बोला कि आज का न्यूज हमने पढ़ा और ड्रोन के बारे में हुआ जी। तो अगर ड्रोन के बारे में खूब अच्छी समझ है तब तो ही बोलो, मत नहीं तो नहीं ये बोलो। हाँ वो बोलो जिसके बारे में तुम्हारी अच्छी समझ है। जी। ठीक है, इंटरव्यू को उस एरिया में खींच कर ले जाओ जहाँ तुम्हारी मास्टरी है। उस एरिया में ट्रैप मत हो जाओ जहाँ तुम्हारा नॉलेज इज नॉट। कि अभी गवर्नमेंट की नीति है कि ड्रोन को इंक्लूड किया जाए एनईपी के सिलेबस में। एनसीसी में ड्रोन एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है अब तो। और अब आने वाले दिनों में कॉलेजेस में भी आप देखिएगा ड्रोन की पढ़ाई होगी। तो अगर आपको वो ज्ञान है तभी आप, और इन सब के बारे में आपको ऐसे भी होना चाहिए अभी। सर ने जो बोला अनचार्टेड वाटर में नहीं जाना है, जहाँ नहीं पता है वहाँ इंटरव्यूअर को लेकर मत जाइए। आप कोशिश कीजिए कि जो आपका कंफर्टेबल स्पेस है वहाँ तक जाएं। आपको ड्रोन के बारे में मेंशन ही नहीं करना था अगर ड्रोन पॉलिसी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, एक चीज़ ये हुआ। सेकेंड थिंग, ब्रश अप करंट अफेयर्स। आपके पापा फैक्ट्री में हैं, यू शुड बी द फर्स्ट वन टू नो दिस कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। एम्प्लॉई हैं वो कहीं, तो अभी गवर्नमेंट ने जो कोड्स लाए हैं वो कोड कैसे बना, कौन सी कमेटी बनी थी, सेकंड कमीशन ऑन लेबर क्या था, ये सब आपको पता होना चाहिए। चारों कोड्स पता होना चाहिए। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या है, पहले फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट नहीं था, अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो क्या डिस्टिंक्शन है। थर्ड थिंग इज, ये जो हम लोग जो मॉडर्निटी की बात करते हैं, तो मॉडर्निटी और वेस्टर्नाइजेशन का बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन है ही नहीं। रियल में ये जो पूरा का पूरा जो क्लासिफिकेशन है वो वेस्टर्नाइज्ड ही है। तभी तो हम लोग बोलते हैं कि एकेडमिक्स में भी वेस्टर्न हेजेमनी है। समझ में आया? तो खैर अभी उतना डिटेल में वो नहीं पूछेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि करंट अफेयर ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी अच्छा कर रहे हो। थोड़ा सा करंट अफेयर के लिए अगर आपके पास टाइम है, 29 जनवरी है तो कल नहीं 3-4 दिनों के बाद आप 1-to-1 मेरे साथ मॉक कीजिए। ठीक है, मैं 1-to-1 आपके साथ करता हूँ और उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे। ठीक है। एक और चीज़ है, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बोल रहे हैं तो सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव, ओरिएंटलिज्म, ये सब एकदम पढ़ लीजिए। ये बहुत आपके लिए